हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स पर। दोस्तों, क्लास 10th की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सारी चीज़ों के जो न्यूमेरिकल्स बन सकते थे उन पर हमने एक वीडियो बनाई और हमने कुछ सीखा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बाकी मैंने आपसे कहा था कि अपनी बुक की सारी न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व कर लें। आज का टॉपिक है बच्चों वो हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता होगा कि जब भी किसी वायर से करंट पास होता है तो आपने कहीं फील किया हो कि किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोई भी एप्लियंस हो, उसे जब करंट फ्लो करता है तो वो एप्लियंस थोड़ा सा गर्म हो जाता है। आपने फील किया होगा इसको। आपने किसी वायर से करंट तो वायर भी गर्म हो जाता है ना। हमारा फैन चलता रहता है, वो भी, उसमें भी एक हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हीट प्रोड्यूस क्यों हुई? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से उस वायर में थोड़ी सी हीट आ गई या वो वायर हीट हो गया। इस इफेक्ट को हम कहते हैं, जो जो करंट फ्लो होने की वजह से हीट आई उस एप्लियंस में या उस वायर में या उस कंडक्टर में जिससे करंट फ्लो हो रहा है, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी चीज को हीट भी, किसी एप्लियंस में या किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस भी कर देता है। तो इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिखेंगे? द प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor is known as heating या फिर थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताया मैंने कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो प्रोडक्शन ऑफ हीट है इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो ये समझ लो ये होता क्यों है। देखो, आप जानते हो कि जब भी कोई चीज आपस में रब करती है तो रब करने पे क्या होता है कि उनके बीच फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आप चाहो उसको ऐसे फील कर सकते हो कि मान लो ये चीज एक दूसरे से रब करे या कोई चीज बार बार किसी टकराए आके, तो वहां पर थोड़ी बहुत हीट हो जाती है। ये फ्रिक्शन की वजह से एक हीट आ जाती है, ये आपको पता है। अब ये वायर के अंदर ये कैसे हुआ जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ? सॉरी, ये देखिए कैसे हो रहा है ये कांड। ये देखो, मान लो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो आपस में एक दूसरे भागते हैं। भागते वक्त इनके अंदर क्या होता है? कोलिजन होता है, टकराते हैं। टकराने की वजह से इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, यही प्रोड्यूस करता है बच्चों हीट। बात समझ में आई क्या? कि कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से इनके अंदर फ्रिक्शन होता है और वो फ्रिक्शन हमारा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है किसी बॉडी से तो वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि कोलिजन, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में तेजी से टकराते हैं। टकराने से उनके अंदर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोड्यूस होती है हीट, और ये इफेक्ट आ गया हमारे इलेक्ट्रिक करंट का। अब बात करें कितना इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो, या कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब यहां पर क्या है बच्चों, हम ये मानेंगे कि जितना भी वर्क होगा वो सारा का सारा किसमें मान लेंगे हम? कि वो हीट बन रही है या एनर्जी बन रही है। आप जानते हो वर्क क्या है? वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, यानी आदमी उतना ही वर्क करता है भाई जितनी एनर्जी होती है। तो वी कैन से वर्क एनर्जी आर सेम थिंग।
तो वैसे अगर मैं यहाँ पर दे ध्यान, तो जो वर्क है वो किस में, मान लो पूरा पूरा वर्क क्या होगा, वो हीट होगी, यानी जो भी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, हम ऐसा मानेंगे वो सारी हीट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर ध्यान देंगे आप। तो मान लो अगर हम जानते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी नो डेट V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, वो डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर होता है। यहां से अगर मैं W कैलकुलेट करूं क्या जाएगा, V इंटू क्यू, यानी इतना वर्क करना पड़ेगा। इतना वर्क होता है जब किसी चीज के पोटेंशियल डिफरेंस V होता है और 1 यूनिट चार्ज लेके आए, इतना वर्क होता है, यानी ये एनर्जी खर्च होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी जोड़ रहा है, बहुत सारे जोड़ रहे हैं, तो टोटल वर्क W हो रहा है खर्च। मान लो हमने टोटल वर्क कितना किया, W, तो उस W क्या आया, V इंटू क्यू। अब देखो इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। अब आगे देखो हमारे पास आया V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बड़े ध्यान से देखो, अगर आप जानते हो ओम्स लॉ, तो बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है बच्चों IR। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। एंड बाई डेफिनेशन ऑफ करंट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता है आपको, करंट इज करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप क्या जानते हो, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q बराबर होता है बच्चों I इंटू टी। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, ध्यान से देखो। V इक्वल टू W इक्वल टू V इंटू क्यू कैसे आया, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, ये वर्क हो गया। ये Q इक्वल टू आई टी कहां से आया, इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन से, और ये हमारा ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं Q और V की वैल्यू उठाकर रख दूं, Q और V की वैल्यू उठाकर रखता हूं, तो मुझे लिखेगा, मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वैल्यू में क्या रखता हूं, फर्स्ट में। तो देन क्या रहेगा बच्चों, W इक्वल टू V के क्या रख दूंगा मैं, IR, और Q के क्या रख दूंगा बच्चों यहाँ पर IT। तो हमें मिलेगा कि भैया W इक्वल टू हमारा जो आया वो आया I स्क्वायर RT, और इसकी जरूरत नहीं है, पीछे लिख सकते हैं हम। अब ये वर्क डन है, ये वर्क डन कितना है, I स्क्वायर RT। जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी होगी। हमने क्या माना, वो सारी एनर्जी किस में जा रही है, हीट एनर्जी में। तो हम क्या लिखेंगे, हालांकि पूरी की पूरी हीट एनर्जी बनती नहीं है, आपने देखा होगा कि वर्क किया टोटल एनर्जी बनती है, ऐसा नहीं होता कि सारी एनर्जी हीट में निकल जाएगी, फिर फैन कैसे चलेगा, पॉसिबल नहीं है वो। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा एजम्पशन कर रहे हैं, उसके लिए हम एक नया टर्म पढ़ेंगे, डिसिपेटेड एनर्जी, तब पता लगेगा कि एनर्जी कितने परसेंट हीट एनर्जी में निकल रही है। लेकिन यहाँ पर हम हीट एनर्जी, चूंकि हीट एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मानते हैं कि ये हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो मान लेते हैं कि ये हीट जितना वर्क करेंगे उतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या एजम्पशन है कि दिस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस वर्क डन will be equal to heat energy, then H, इस हीट एनर्जी को कैसे नोट करते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज द हीट एनर्जी दैट यू विल गेट व्हेन सच कंडीशंस आर हैपेंड। मतलब इतना कर क्यू करंट, क्यू चार्ज हो, टी टाइम के लिए फ्लो हो रहा हो, रेजिस्टेंस R हो, ठीक है, उस कंडीशन में हमारी जो हीट होगी H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगेन वंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आता है न्यूमेरिकल्स में, आपके कई बार इससे डायरेक्ट सवाल बोर्ड में पूछा गया है। अब हम बात करें, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये आपको समझ में आएगा होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन का क्या करना है आपको, ओम्स लॉ में V की वैल्यू निकालनी है, और इलेक्ट्रिक करंट से I की वैल्यू क्यू इंटू टी, सॉरी क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर IT, उसको उठा के W इक्वल टू V इंटू क्यू में रख दो, आपको W की वैल्यू मिलेगी I स्क्वायर IT। और हम जानते हो पूरा का पूरा वर्क क्या होगा,
H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आपने तीन इंपॉर्टेंट चीज देखी। क्या देखी? कि H इक्वल टू आई स्क्वायर टी, यानी हीट जो है वो करंट पे डिपेंड कर रही है। अब देखो जितनी देर तक करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट हो जाएगा। तो हमने जो लिखा है फॉर्मूला यहाँ पर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसमें तीन चीजें देखो, H टी के प्रोपोर्शनल है, H आर के भी और H आई के। जितनी देर करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना कोलिजन ज्यादा होगा, जितना कोलिजन ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, जितना फ्रिक्शन ज्यादा उतना हीट प्रोडक्शन। तो हीट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। वैसे ही करंट, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा कोलिजन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, उतना ज्यादा तेजी से वायर गर्म होगा। तो करंट भी ज्यादा फ्लो होने से भी ये कैसा होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा आप रिलेशन समझ गए कि कैसे डिपेंड करता है सब पे। इसी को लेकर एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कुछ खास नहीं है, जो भी लिखा है वही लिखना है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा बच्चों? हीट इज, फर्स्ट वर्ड लिखेंगे हम, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor। जितनी देर करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हुए। तुमने पढ़ा था H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, आई ये था हमारे पास H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the resistance of कंडक्टर। जिस कंडक्टर से पास हो रही है उसके रेजिस्टेंस पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कोलिजन ज्यादा, उतनी हीट ज्यादा। तो H प्रोपोर्शनल R। वैसे ही थर्ड पॉइंट क्या है, देख लो आप वहीं से निकाल के देख लो, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच, किस टाइम के लिए? फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर। जितने टाइम के लिए करंट पास होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हमने कहा H प्रोपोर्शनल टी। ये जो हमने तीन पॉइंट लिखे हैं, H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल R और H प्रोपोर्शनल टी, दी above 3 points, above 3 points या above points क्या लिख देते हैं? above 3 points are known as Joule's law of heating, Joule's law of heating। ये तीन पॉइंट है, इन्हें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। आप समझ गए होंगे कि जो हमने H कैलकुलेट किया है उसी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको तोड़ तोड़ के 3 पॉइंट में लिख दिया, इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। डायरेक्ट एग्जाम पे एक्स डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कुछ नहीं करना आपको, ये लिखे 3 पॉइंट, हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और आता भी है, काफी बार पूछा गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हीट प्रोडक्शन हुआ क्या यूज है इसका हमारे पास या फालतू बकवास है? तो आंसर है यस, इट इज वेरी यूजेबल फॉर अस, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं आपको पता है, सर्दियों में रूम हीटर में यूज करते हैं, है ना। हीटर्स में क्या होता है, ये इसी को तो यूज करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, अपन वायर लगाए, करंट फ्लो हुआ, वो जो वायर है उसके वो गर्म हो जाते हैं। स्प्रिंग टाइप के वायर हो गया, आपने देखा होगा आपके घर पे हीटर हो तो वो क्या होता है, गर्म एकदम लाल हो जाते हैं। किस इफेक्ट से? हीटिंग इफेक्ट से।
सारी एनर्जी हीट करने प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर ये काम में आता है हमें चीज़ें गर्म करने में। ओवंस में भी इसका यूज होता है ना। इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों इसका क्या, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज जो है वो एक वायर होता है लो मेल्टिंग पॉइंट का। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बहुत ज्यादा लो नहीं होता, ठीक है। समझ लो कि मान लो ये एक फ्यूज है। फ्यूज होता क्या, पहले समझ लो कि ये मान लो हमारे घर की एप्लीयंसेस है, हमारे होम के अंदर की सप्लाई है, और ये इधर से लाइन मान लो आ रही है वायर की, वो हमारे पास बिजली घर से आ रही है, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, अपने सर्किट में एक फ्यूज लगा दिया। फ्यूज लगाने से क्या होता है, मान लो कि कभी करंट बहुत ज्यादा आ जाए। करंट ज्यादा आने पर क्या होता है, हमारे इन एप्लीयंसेस को जितनी इनकी कैपेसिटी उससे ज्यादा करंट आ गया तो ये खराब हो सकते हैं। इन खराब होने से इन एप्लीयंस को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक फ्यूज लगा देते हैं। अब ये फ्यूज क्या करता है, जैसे ही ज्यादा करंट आता है वैसे ये फ्यूज हीट हो जाता है। अब इस हीट होने से लो पॉइंट होने से क्या होता है, ये यहाँ से पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है किसको, सर्किट को। ब्रेक डाउन कर देता है किसको, सर्किट को, और यहाँ की सप्लाई आगे बंद हो जाती है, और इससे हमारे जो भी अप्लायंसेस है वो खराब होने से बच जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस फ्यूज का, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है। आयरन देखा होगा आपने, अपने आयरन में अपन आयरन करते हैं, आयरन में भी हीटिंग इफेक्ट ही काम में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करके हम एनर्जी को यूज करते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज बच्चों उसके खास क्या है कि बच्चों जितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं और जितनी एनर्जी हम जहां पर चाहते हैं उतनी एनर्जी फुल 100% एप्रिशिएट जो एफिशिएंसी होती है वो नहीं काम में ले पाते हैं अपन। क्यों, आप एक वायर को आपने मान लो एनर्जी दी 100 जूल, अब हमें पंखा ये एनर्जी चलाने के लिए 100 जूल चाहिए, मान लो कोई फैन है उसको चलाने के लिए कितना चाहिए, 100 जूल, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी तो वायर गर्म करने में लग जाएगी ना, तो वो एक डिसएडवांटेज है। और ऐसा सारे अप्लायंसेस में होता है, सब में वायर होता है, सारे वायर गर्म होते हैं, सारे वायर गर्म होते हैं, तो मतलब सबका सब में एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो दैट इज व्हाट दैट वी आर सेइंग, इट इज एन डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फायदे क्या है वो हमको पता लग गया। आयरन में यूज करते हैं, फ्यूज बनाते हैं, और ओवन से इनमें भी यूज करते हैं, हीटर्स में यूज करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ठीक है। तो आपको इंपोर्टेंट क्या रखना है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला H = I²RT। मैं फिर से आपको बता दूं कैसे यूज बनाना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता है, उससे हमने निकाला W = P × Q। V को हम लिखेंगे IR और Q को लिखेंगे IT, कहाँ से, ये ओम्स लॉ से और ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से। W = इसके लिख दो IR, इसके लिख दो IT, तो दिस W = I²RT। और आपको पता है ये पूरी की पूरी क्या एनर्जी, तो H = I²RT। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, H = I²RT, ठीक है। उसके अलावा इसी को हम 3 पॉइंट में प्रोपोर्शनल लिख के इसको अलग अलग कर देते हैं और कहते हैं भैया ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमारे पास कुछ खास पढ़ने को नहीं है, इतना ही था। तो तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।